देखो आज नई यूनिट स्टार्ट हो गई फिजिकल की, वो तो करा भी नहीं। तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी माने। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ थोड़ा बहुत मुझे सुन पा रहे हो या नहीं? आ रही है? ओके, चलिए चलते हैं एक मेरी फेवरेट यूनिट की ओर, जिसका नाम है बहुत ही प्यारा स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसे कहते हैं। शायद कभी जाना पहचाना नाम होगा, कभी तो पढ़ा है, कभी तो किसी ने पढ़ाया है, कभी मेरे कोई काम आया है। क्या कारण है हम इसे पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? ध्यान रखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि इसके कंसेप्ट क्लियर होने का मतलब यह है कि पूरी फिजिकल केमिस्ट्री आपको समझ में आ गई। स्पेक्ट्रोस्कोपी समझने का मतलब पता है क्या है? क्योंकि इस पे मैंने बहुत वर्क किया है, मतलब मैंने बहुत स्टडी की है इसके ऊपर, स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी की है। एक एक चीज को बहुत कंसेप्चुअल बेस पे समझेंगे कि एक्चुअली में क्या है, क्या नहीं है, किस लिए है, क्यों, क्या, कैसे, इन सब चीजों के जवाब देते हुए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की ओर चलेंगे। सबसे पहले तो मेरे कहने का मतलब हमेशा ये होगा कि मैं इसकी डेफिनेशन पर चलूं। कभी पढ़ा हो तो ध्यान हो, कभी पढ़ा हो तो अच्छे से ध्यान होगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक की फर्स्ट यूनिट पे पढ़ी होगी। जब आपको जिसने भी ऑर्गेनिक पढ़ाई होगी उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जरूर बताया होगा कि आखिर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। तो मैं ये मान के चलूं कि आपको इसकी डेफिनेशन तो कम से कम आती ही है। आती है या नहीं? कभी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, हाँ या ना? कभी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? देखो, सबसे पहले तो मैं बात कर रही हूं रसायन विज्ञान की, केमिस्ट्री की बात कर रही हूं। हो, ऐसे क्यों? कभी पढ़ी नहीं पढ़ी? बेटा झूठ मत बोलो, मैं तो खुद ही कह रही हूँ स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्यों अमरदीप सर ने नहीं पढ़ाई? ऑर्गेनिक की फर्स्ट यूनिट है स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी आईआर दो हैं। यूवी और आईआर क्या पढ़ाई थी? अरे बहुत सेकेंड ईयर से स्टार्ट होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहां तो इसका एक ब्रॉड पार्ट पढ़ेंगे हम, और थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक की फर्स्ट यूनिट भी पढ़ेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब आपको ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो आप उसमें एनएमआर पढ़ेंगे। ये आना चाहिए, थोड़ा बहुत तो पुरानी क्लासेस का याद रहना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, इसके नोट्स बहुत अच्छे से बना लेना। इतने शानदार नोट्स हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के, जाने मैंने कौन कौन सी बुक से पढ़ के अपने आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। तो ध्यान रखना कि मैंने इसको बहुत ब्रॉड पढ़ा है, तो आपसे भी मैं
जितना ना हो सके 100% तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ ऐसा है कि आप कितना गेन कर पाए मेरे दिए हुए का वो मेन है। तो देखो सबसे पहले तो चले रसायन विज्ञान पे, हम पढ़ी रसायन विज्ञान के अंदर रहे हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्पेक्ट्रम्स का अध्ययन करेंगे, स्पेक्ट्रम्स का, स्पेक्ट्रम के बारे में जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं, मेरी वो शाखा होगी स्पेक्ट्रोस्कोपी की शाखा, उसे कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैडम स्पेक्ट्रम नहीं समझे कि स्पेक्ट्रम क्या है? अरे क्यों नहीं समझे? लाइट को एक प्रिज्म से या एक ग्रेटिंग से गुजारो। हमने तो कभी नहीं पढ़ी ग्रेटिंग, देखी भी नहीं है। अरे कैसे नहीं देखी, बिल्कुल देखी है, याद है। ये जो इंद्रधनुष का बनना है ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपी के एग्जांपल्स हैं। इंद्रधनुष का बनना, ये जो आपको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है ये रीजन है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। मेरे कपड़े कलरफुल दिखाई दे रहे हैं ये रीजन है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ये सब कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी में। और आप जानते हैं इसका ब्रॉड पार्ट आप पढ़ेंगे एमएससी फाइनल की अगर पकड़ते हो केमिस्ट्री से, जो 100 नंबर का पेपर होता है, इतना बड़ा पेपर है और इतनी ब्रॉड ब्रांच है स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री की, कि जिसके बारे में मैं ये कहूं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट होगी, इसको पढ़ते पढ़ते रियलाइज होगा आपको कि ये आगे कितनी काम आने वाली चीज है। जैसे मैंने बोला कि आपने किसी श्वेत प्रकाश को, ये तो बहुत पढ़ा है मैडम, हमने फिजिक्स में, हमने केमिस्ट्री में, मैंने साइंस में बहुत पढ़ा है कि जब किसी श्वेत प्रकाश को ग्रेटिंग पर गुजारा जाएगा तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है। ज्यादा बन गए क्या? सही है, वाह। क्या बोला मैंने? 7 कलर्स में डिवाइड होना, तो ध्यान होगा जिसे कह देते हो आप विव्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, विव्योर। 7 कलर्स में जैसी डिवाइड होगा तो ये ऐसे नहीं जैसा दिखाई दे रहा है, ऐसे बनेगा। देखो 1 2 3 4, ये ऐसे एक दूसरे पर एक दूसरे पर एक पट्टी बनती है, एक पट्टी जो बहुत सारी लाइंस का संग्रह है, कलेक्शन है बहुत सारी लाइंस का। ये लाइन जो है, ये पट्टी जो है, ये एक्चुअली में स्पेक्ट्रम कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रम। इसी का अध्ययन जो हम करेंगे जिसके अंदर वो कहलाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा, स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा। अब देखो कि एक्चुअली में होता क्या है, कि हमें इसे क्या पढ़ना है। ये तो डेफिनेशन है, पेपर में डेफिनेशन थोड़ी पूछता है, पेपर में तो ये मान के चलता है कि आपको डेफिनेशन आती है। हाँ, भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें पदार्थों द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित विद्युत चुंबकीय विकिरणों के स्पेक्ट्रमों का अध्ययन किया जाता है। और अरे ये कॉपी पेस्ट करके कहे भेज रहे हो? कॉपी किया, पेस्ट किया, गूगल से भेज दिया? तो इसके जरा पढ़ा है तो जरा मुझे ये बताना कि इसकी ब्रांच कौन कौन सी होती है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो डेफिनेशन आपने, ये है क्या? ये डेफिनेशन तो देखो लिख के भेज दी, कॉपी पेस्ट करके समझ में आता है। क्या नाम है? सौरभ, बेटे सौरभ। ये जो डेफिनेशन भेजी है ये तो मैं भी बताती। ऐसे आप पता है ये चीज बहुत बुरी लगती है कि आप लोग कॉपी पेस्ट करके भेज देते हो, अपनी लैंग्वेज में लिखते हो उस चीज को, तो ये चीज ज्यादा अच्छी लगती है मुझे। देखिए 2 तरीके की तरंग होती है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, ये जानते हैं आप। प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, पहला होता है विद्युत क्षेत्र और एक होता है चुंबकीय क्षेत्र। और बच्चों इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसे कहते हो आप विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जिसे कहते हैं। जैसे ही आप किसी पदार्थ को इस फील्ड के अंदर रखेंगे, जैसे ही किसी पदार्थ को आप इस फील्ड के अंदर रखेंगे बच्चों, तो ये इस फील्ड के अंदर रखते ही एक, जैसे ही मैंने माना मैंने कोई, ये पदार्थ है, ये पदार्थ है, इस पदार्थ को अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा
तो जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके द्वारा विद्युत और चुंबकीय तरंगों को वो अवशोषित करेगा। अरे जब क्षेत्र में रख रहे हो, जिस क्षेत्र में रख रहे हो वो उस क्षेत्र के अंदर अवशोषित नहीं करेगा। अब जैसे आप धूप में बैठे हो, धूप में बैठे ही आपकी बॉडी हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगी कि आप भाई धूप में बैठे हो और आराम से बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप ठंडे बैठे हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? पानी के अंदर हो और गीले नहीं हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है बरसात में खड़े हो और सूखे खड़े हो, गीले नहीं हुए। ये तो कोई बेवकूफ आदमी होगा जो खुद को समझ रहा है। ऐसा हो सकता है? कभी पॉसिबल ही नहीं है। अगर कॉलेज में आए हो तो मैं मानती हूँ पूरे टाइम ना पढ़ो तो 5% तो पढ़ो, तो वो जिस फील्ड में आप बैठे हैं उसकी कुछ तो चीजें एब्जॉर्ब करोगे। गलत कंपनी में बैठे हो, सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के साथ बैठे हो, कभी नहीं तो जिंदगी में एक बार तो मन करेगा ला पी के देख लें। और वही एक साधु के भेष में किसी एक इंसान के साथ बैठे हो, कोई अच्छे सज्जन व्यक्ति के साथ बैठे हो, तो उसकी कंपनी का अलग फर्क पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब मेरा क्या है, हम जिस फील्ड में बैठे हुए होते हैं उस फील्ड में बच्चों उस चीज को एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। सर ये मेरी जेके कॉलेज दिव्या का फोन आ रहा है, उठाना। ये 3rd ईयर की स्टूडेंट है। हाँ ये इसी जेके। तो देखना मैंने क्या बोला। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, जैसे इसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, क्या ये इन्हें अवशोषित नहीं करेगी? क्या विद्युत चुंबकीय तरंगों को अवशोषित नहीं करेगी? और जैसे ही अवशोषित करेगी तो डेफिनेटली सी बात है वो उसको रिलीज भी तो करेगी। और जैसे ही रिलीज करेगी तो उस रिलीज को, उस उत्सर्जन को स्पेक्ट्रम के फॉर्म में करेगी। इस तरीके से स्पेक्ट्रम के फॉर्म में करेगी। तो जब भी किसी पदार्थ को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो उन तरंगों को अवशोषित करती है। और तरंगों को अवशोषित करेगी तो बच्चों ये बात है कि एक वर्ण क्रम को जन्म देगी, और जिस वर्ण क्रम को जन्म देगी इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। और यह शाखा किस नाम से जानी जाती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जानी जाती है। आया समझ में? कोई डाउट? आ गया? अच्छे से आगे बताओ, आया या नहीं? अब आ गया? आ गया? ओके चलिए, अब ध्यान रखना विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत रहेंगे। ऐसे, अगर ऐसे है तो ऐसे, ऐसे है तो ऐसे। यानी कि अगर मैं ये कहूं ये विद्युत क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र हमेशा इसके लंबवत रहेगा। अब देखो, अगर मैंने बात की है बच्चों, अब आगे चलें थोड़ा सा स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन के बाद, तो ध्यान से समझना मेरी एक बात, बहुत अच्छे से एक चीज बता रही हूं मैं आपको। क्या बता रही हूं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी शाखाएं, बहुत अनगिनत। हर चीज को पढ़ते हैं, हर चीज को पढ़ना ऐसा तो है नहीं बैठे आपको पढ़ा दिया मैंने, आपको आज है कि क्लास में सारी चीजें पढ़ा दी जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप कुछ ब्रांचेस के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला पढ़ेंगे घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रकार हैं, फील्ड हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के। घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी इसे पढ़ेंगे। अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी इसे पढ़ेंगे। क्या होती है? 3rd पे पढ़ेंगे बच्चों घूर्णन, अवरक्त, और 3rd पे पढ़ेंगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और 4th पे पढ़ेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, या जिसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये 4 स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये 4 अलग अलग चैप्टर्स हैं इस यूनिट के, इसीलिए कहा था मैंने बहुत लेंथी यूनिट है ये। क्या कहा मैंने? ये 4 अलग अलग चैप्टर है, और एक और इसका इंट्रोडक्शन है, वो तो पढ़ना ही है, जो स्टार्ट कर दिया है मैंने। इंट्रोडक्शन में से भी एक क्वेश्चन आता है।
मेरा विचार ये रहेगा कि मैं सारे पार्ट करवाऊं, आपको छुड़वाऊं कुछ नहीं, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेन रीजन ये है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पूरी आनी चाहिए। तो इसके बाद डायरेक्ट क्रैश करती है एमएससी में, करोगे तो, नहीं तो लाइफ में कभी क्रैश नहीं करेगी। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप कोई एग्जाम दो तो आपको कम से कम इनसे तो क्वेश्चन मिलते हैं। कोई सा भी एग्जाम दे लो, सेकंड ग्रेड का या कोई भी एग्जाम, केमिस्ट्री जिसमें आएगी उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी डेफिनेटली पूछी जाती है। अब देखना, इंट्रोडक्शन पे चलें तो सबसे पहले हम पढ़ें, ये तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी मुझे मेन पढ़नी है वो मैंने बता दी है कि आखिर होती क्या है। अब पढ़ेंगे, मेरा अगला टॉपिक है बोर्न ओपेनहीमर इक्वेशन। बोर्न ओपेनहीमर समीकरण। इन्होंने पता है क्या कहा? इन्होंने कहा कि कोई भी, ध्यान समझना, इन्होंने पता है क्या कहा? बोर्न ओपन, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रही हूं मैं, जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, धीरे धीरे जैसे भी है। चैप्टर फर्स्ट डाल देना, मेरे पास वैसे नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, चैप्टर फोर्थ, चैप्टर फिफ्थ, 5 चैप्टर हैं इसके अंदर। तो देखना, सबसे पहले बोर्न ओपेनहीमर इक्वेशन समझने से पहले ऊर्जा को समझें कि आखिर आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, कि आखिर इंटरनल एनर्जी के बारे में, या फिर मैं अगर कुल ऊर्जाओं की बात करूं तो वो क्या होती है, कैसे होती है और किस लिए होती है। देखना, सबसे पहले किसी भी अणु के अंदर 4 प्रकार की ऊर्जाएं संभव होती हैं। 4 टाइप्स ऑफ एनर्जी, 4 प्रकार की एनर्जी। देखो कि मैडम कैसे कैसे समझ नहीं आया, तो देखो, कोई जैसे पदार्थ की बात कर रहे हो, जैसे मैंने माना CO2 की बात की, मुझे इसका अध्ययन करना है स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, मुझे इसके लिए स्पेक्ट्रम बनाना है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में इसे रखोगे तो जैसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो स्पेक्ट्रम होगा, जैसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में इसे रखा जाएगा वैसे ही स्पेक्ट्रम उत्पन्न होंगे, और जैसे स्पेक्ट्रम इंड्यूस्ड होंगे तो हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी की। मैंने कहा कि जैसे ही मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा तो 4 प्रकार की एनर्जी अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। पहली बात क्या? पहली बात तो ये, पहली एनर्जी तो ये कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन के अंदर 12 और इसके अंदर 16 और 16 32। ये टोटल इलेक्ट्रॉन जो होंगे तो इनके कारण कोई ना कोई एनर्जी उत्पन्न होगी, कोई ना कोई एनर्जी उत्पन्न होगी। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कहलाती है। और देखना, ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी पहले क्या कि किसी पदार्थ के अणुओं के इलेक्ट्रॉनों, किसी पदार्थ के अणुओं के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा उसकी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। अब देखना, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा के बाद देखना एक चीज कि इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा के बाद मैंने बात की कि ये अणु हैं, ये CO2 के अणु हैं। ये CO2 की स्ट्रक्चर कैसी है? ऐसी तो है। मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जीज की बात कर रही हूं कि मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी क्या क्या और कैसे कैसे हो सकती हैं। तो ये जो CO2 है, ऐसे करके देखो, ये ऐसे ऐसे कंडीशन है कुछ, ये इस तरीके से, ठीक। अगर मैं बीच वाले पेन को बॉन्ड मानूं और यहां पे जैसे कुछ भी चीज ऐसे ये रख दिया मैंने, ये क्या हो गया? कार्बन। एक पेन क्या हो गया? तो ये क्या होंगे? जैसे मैंने माना अभी ये बीच में कार्बन मान के चलना, क्योंकि इसमें मेरे हाथ इतने ही हैं कि मैं इतना ही समझा सकूंगी। तो देखना, जैसे ही मैंने इसकी बात की तो एक तो तरीका ये है कि ये ऐसे, देखना क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अणु अपनी जगह खड़े हुए हैं, इस तरीके से वाइब्रेट होंगे। वाइब्रेट होंगे तो वाइब्रेट का मतलब क्या है? कंपन उत्पन्न हुए। और कंपन, अरे अणुओं को रोक थोड़ी सकते हो, स्वतंत्र है अणु।
हर तरीके की एनर्जी उत्पन्न करने के लिए स्वतंत्र है अणु। तो क्या होगा, एक होगी आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी, जिसे क्या कहते हो, वाइब्रेशनल एनर्जी। स्पेलिंग देख लेना, कंपन ऊर्जा है ना। दूसरी ऊर्जा समझ में आ गई, वाइब्रेशनल एनर्जी। और कौन सी एनर्जी हो सकती है बताओगे, कोई स्टूडेंट बताओगे और कौन सी एनर्जी हो सकती है, और कौन सी एनर्जी हो सकती है बताओगे, और कौन सी एनर्जी हो सकती है, हाँ बोलो बोलो कौन। और बताओ और कौन सी एनर्जी हो सकती है। और देखना, वाइब्रेशनल एनर्जी के अलावा एक तो कंपन ऊर्जा, एक ये भी तो हो सकती है, ये माना 2 ऑक्सीजन है, ये ऐसे, ऐसे ऐसे, ये देखो ये हटा दूं तो ऐसे दोनों कण ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे क्या पॉसिबल नहीं है, ये घूम गया, ये घूम गया, ये घूम गया, ऐसे, यानी कि इन कणों की, यानी कि ऑक्सीजन ऐसे इस तरीके से कोई चीज लटकी हुई है, ऐसे घूम रही है। ये कार्बन है और कार्बन के दोनों साइड अगर मैं इस तरीके से ऑक्सीजन लटका दूं तो ये दोनों इस तरीके से घूर्णन करते रहेंगे, इस तरीके से ये अपने अक्ष पर इस तरीके से घूर्णन करेगा। यानी कि एक कौन सी होगी, रोटेशनल एनर्जी, घूर्णन ऊर्जा। घूर्णन ऊर्जा। और चौथी एनर्जी होगी अणु में जो बहुत कम मात्रा में पाई जाएगी, मैं मैक्सिमम मतलब जितनी एनर्जी पॉसिबल हो सकती है वो सारी की बात कर रही हूं यहां पे। चौथी कौन सी होगी, चौथी होगी कि ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, कण है, उठ के ये पूरा का पूरा अणु, ये उठ के पूरा का पूरा अणु अभी इस पोजीशन में उठ के यहां आ जाए, यहां पे है, यहां आ जाए, यहां है, यहां आ जाए, यहां है, इस जगह आ गया, यहां है, इस जगह आ गया, यानी कि अपनी जगह से स्थानांतरित हो रहा है। यानी कि कौन सी ऊर्जा, ट्रांसफर एनर्जी। कौन सी एनर्जी, ट्रांसफर एनर्जी। इन चारों का योग, इसको रिप्रेजेंट कर रही हूं मैं ई से, स्मॉल ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक और कैपिटल ई फॉर एनर्जी। ई वाइब्रेशनल कंपन ऊर्जा को ई वी से रिप्रेजेंट कर रही हूं, ई रोटेशनल घूर्णन ऊर्जा को आर से रिप्रेजेंट कर रही हूं, और ई ट्रांसफर एनर्जी को टी आर से रिप्रेजेंट कर रही हूं। इन चारों ऊर्जाओं का योग कैसे लिखा जा सकता है, चारों ऊर्जाओं के योग को किस प्रकार लिख सकते हैं आप, चारों ऊर्जाओं के योग को लिख सकते हो मैडम, ई बराबर कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, प्लस कौन सी एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, प्लस कौन सी एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, प्लस कौन सी एनर्जी, ई ट्रांसफर एनर्जी। कौन सी एनर्जी, ट्रांसफर एनर्जी। यानी कि ये चारों का योग, इन सबकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, कंपनों के कारण उत्पन्न ऊर्जा वाइब्रेशनल एनर्जी, घूर्णन के कारण उत्पन्न ऊर्जा रोटेशनल एनर्जी, और पूरा का पूरा अणु अपने एक स्थान से उठ के दूसरे स्थान पे चला जाए तो उसे कहते हैं ट्रांसफर एनर्जी। क्या कहते हैं, ट्रांसफर एनर्जी। इन चारों का योग ये है, तो इनकी वैल्यू बता सकते हो किसकी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी की वैल्यू किसके अंदर होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी की वैल्यू किसके अंदर होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी की वैल्यू, सबसे ज्यादा बताओगे, हाँ या ना तो जवाब दिया करो, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, जल्दी बताओ किसकी ज्यादा होगी, बताओ एनर्जी किसकी, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, जल्दी, जो जिसको भी मेरी आवाज सुनाई दे रही है, अमित, अरविंद, भारती, बताइए मुझे सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी होगी, सबसे ज्यादा ई ट्रांसफर, कौन है ये, अंकित, अमित सागर, अमित सागर, अच्छा, और वाइब्रेशनल,
फैक्ट्स ऑफ साइंस, ओहो, भारती सोनी इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक, क्या नाम है आपका? शुभम, अच्छा। हाँ, और बस केवल इतने ही? बैठे तो 36 स्टूडेंट हैं, बैठे तो 36 स्टूडेंट हैं। हितेश इलेक्ट्रॉनिक। अरे बेटे, मेरे सामने अभी आप लोगों का एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, आप लोगों का साथी शुभम मैथमेटिक्स से है, वो आ गया आज कॉलेज में। मैंने बोला क्लास ले लो यहाँ बैठ के। बेचारा वो ऑफलाइन क्लास ले रहा है, कितना खुशकिस्मत है वो, आप लोगों को ऑनलाइन लेनी पड़ रही है। तो देखिए, जिसने भी ट्रांसफर एनर्जी कहा, बिल्कुल रॉन्ग। अरे यार, ध्यान से नहीं सुनते आप लोग मेरी बात। मैं पहले बता चुकी थी, ट्रांसफर एनर्जी तो सबसे कम होती है। क्या कोई अणु अपनी जगह से उठ के ऐसे ही चला जाएगा? क्या अणु पूरा उठ के ऐसे ही चला जाएगा? क्या कोई एनर्जी, मैं तो कह रही हूँ नेग्लिजिबल है ये, तो बहुत कम पॉसिबिलिटीज में ऐसा होता है। किसी भी कण के अंदर, किसी भी अणु के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। बिना इलेक्ट्रॉन के तो कोई भी चीज पॉसिबल ही नहीं है इनमें से। तो सबसे ज्यादा कौन सी एनर्जी होगी? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ग्रेटर देन का चिन्ह लगा रही हूं मैं। उसके बाद कौन सी होगी? उसके बाद जल्दी बताओ, उसके बाद कौन सी होगी? केशव, उसके बाद कौन सी होगी? हाँ शुभम, यस। मैंने ये लिखी इस क्रम से है, थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हो तो समझे। मुझे ये डायरेक्ट कैसे याद होगा, उसका रीजन है कि मैं हमेशा क्रम से याद करती हूँ। इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पर सबसे ज्यादा वाइब्रेट होते रहेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन उतने वाइब्रेशन, जब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो वाइब्रेशन भी उतनी ही ज्यादा, तो उससे उत्पन्न एनर्जी भी उतनी ज्यादा। इट मींस उसके बाद कौन? वाइब्रेशनल। रोटेशनल हो जाते हैं, घूर्णन चलता रहता है पर कम चलता है। और सबसे कम कौन सा? ट्रांसफर एनर्जी। यानी कि अगर मैं इस एनर्जी को, ट्रांसफर एनर्जी को नगण्य मानकर छोड़ दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी अणु की ऊर्जा में डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी। इन तीनों का योग क्या होती है? किसी पदार्थ की कुल ऊर्जा के नाम से जानी जाती है। इसे कहते हैं बोर्न ओपेनहीमर इक्वेशन। आपको पेपर में, मैडम ये तो बड़ा ही सरल है, तो है सरल, इसीलिए तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत सिंपल समझी जाती है। जितनी लेंथी उतनी सिंपल, समझने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। दिमाग अगर समझने में होगा तो स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ में आ जाएगी, अदरवाइज पढ़ते रह जाना स्पेक्ट्रोस्कोपी, मेरी गारंटी कभी समझ नहीं आएगी। मुझे भी पढ़नी पड़ी थी, मुझे भी किसी ने गाइड किया था। विदाउट, आप कोई भी चैप्टर उठा लो, विदाउट गाइडेंस आप आराम से पढ़ सकते हैं, आप टैलेंटेड हैं तो पढ़ सकते हैं। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसे आप बिना गाइडेंस के पढ़ नहीं सकेंगे, जिसे आप बिना, जब तक आपको कोई बताएगा नहीं तब तक। और अब इसकी भी इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि इसमें कितने लॉजिक चलते हैं। ये पूरी लॉजिकल है, यानी कि ये रटने वाला कुछ भी नहीं है, सब लॉजिकल है, सब डेरिवेशंस के थ्रू आया है या तो, और अगर थ्योरेटिकल भी है तो भी वो भी लॉजिकल है। तो ध्यान रखना, ये सब कुछ लॉजिकल है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो ये क्या हो गया? इसे कहते हैं बोर्न ओपेनहीमर इक्वेशन। पेपर में कैसे करके आए मैडम? तो पेपर में आप ऐसे करके आओगे बच्चों, वो पूछेगा बोर्न ओपेनहीमर इक्वेशन क्या है, तो आप कहोगे बोर्न ओपेनहीमर इक्वेशन में सबसे पहले लिखोगे कि किसी पदार्थ में 4 प्रकार की ऊर्जाएं निहित होती हैं, जिसमें से आप चारों के नाम लिख देना। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ये वाली ऊर्जा, ये वाली ऊर्जा, ये वाली ऊर्जा। इनकी डेफिनेशंस आपको आई गई है, डेफिनेशंस लिख दो। आफ्टर दैट ये इक्वेशन लिख दो, फिर उसके बाद लिख दो, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सी होगी? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगी। आफ्टर दैट वाइब्रेशनल, आफ्टर दैट ई रोटेशनल, और उसके बाद ई ट्रांसफर एनर्जी। सबसे कम वैल्यू ई रोटेशनल की होती है, इसलिए इस घूर्णन ऊर्जा को नगण्य मानकर हम छोड़ सकते हैं। तो हमारा मेन इक्वेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लस 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 कौन सी? प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी। यह इक्वेशन बोर्न ओपेनहीमर इक्वेशन के नाम से जानी जाती है। चूंकि मैंने नोट्स में इनकी वैल्यू भी लिखी हुई है, पर मैं चाह रही हूं कि इनकी वैल्यू आप यहां याद करने के बजाय निकालना सीखें।
कैसे निकाली है। फिर लास्ट में जब निकालना सीख जाए तो उनको याद कर लेना और फिर लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स में लिखा हुआ है, आप चाहे तो लिख लें पहले, फिर मैं चाह रही हूँ कि आप निकालना सीखें, क्योंकि मुझे देखो ये भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ानी है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ानी है और मुझे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ानी है। तो तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिटेल में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इन एनर्जीज को निकालना भी सीखेंगे कि एनर्जीज का क्या फॉर्मूला होगा, इन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये चीजें सब निकालना सीखेंगे। तो इसलिए ज्यादा ये मत होना मैडम इसमें तो एक इक्वेशन लिखी हुई है, उसमें एक इक्वेशन, वो डायरेक्ट लिखी हुई है मैंने, पर आप पहले निकालना सीखें, मतलब पहले ये आया कैसे है वो निकालना सीखें। अब देखो मैं क्या इंपॉर्टेंट, अब मैं कह रही थी ना कि कुछ लॉजिकल है, कुछ लॉजिकल है, तो ध्यान से समझना। मेरी बात समझना। हेडिंग दे रखी है, मैंने हेडिंग डाली नहीं हुई है, पर आप डाल लेना जहां बीच में ऊर्जा स्तर, ये पेपर में आता है, ये लॉजिकल है, ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रही हूं। सबसे बड़ी कौन? इलेक्ट्रॉनिक। ऊर्जा स्तर का मतलब समझना, ये और ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, इन दोनों के बीच ये जो दोनों हैं, ये दोनों ऊर्जा स्तर के नाम से जाने जाते हैं। अब देखो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर के बारे में, आठ मिनट का, तो रिकनेक्ट करने के बाद 10:50 पे खत्म करवा दोगे ना क्लास? 10:50 पे, सॉरी 11:50 पे, 10:50 पे रिकनेक्ट कर दो, रिकनेक्ट करके वापस मिलते हैं। हो जाने दो, इस टॉपिक को करा ही दूंगा आज।